नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट जागो दिल्ली जागो। आज इस जागो दिल्ली जागो के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी, पूर्व एसीपी वेद भूषण जी। स्वागत है सर आपका। जी, नमस्कार। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली क्राइम राजधानी बनती जा रही है और पुलिस प्रशासन का जो खौफ जनता के दिल में है या अपराधियों के दिल में है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है। सर, सबसे पहला बात करूंगा अंजलि कांझावाला कांड से रिलेटेड मुद्दों में। जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, आप कैसे देखते हैं? क्या ये उचित कार्रवाई हुई है? देखिए, इंग्लिश में कहावत है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस या जी। इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस। और एक मेरा कहना है, ट्रुथ प्रिवेल्स। आखिर में ट्रुथ प्रिवेल होता है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन को मात्र 10 दिन हुए हैं और इस देश का कानून 90 दिन तक इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत देता है। जी। जिस तरह से इसको एक चटपटे मसालेदार कहानी के रूप में पेश किया गया था, जब ये मामला अदालतों में जाएगा, जब देखिए सब कुछ आपको अलग ही रंग नजर आएगा। जी। जिस तरह शुरू में लड़की की नंगी लाश मिलती है और नया साल का जश्न मना रहा था, पूरी दुनिया मना रही थी, हिंदुस्तान मना रहा था। उस टाइम पर नंगी लाश को लेकर बड़े सवाल कि रेप हो गया और रेप की नगरी और मॉलेस्टेशन हो गया लड़की के साथ खुलेआम। और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कुछ नहीं निकला। देयर वाज नो मॉलेस्टेशन, नो रेप। उसके बाद एलिगेशन लगाया गया कि लड़कियों ने शराब पी रखी थी। फिर जब उनका पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट आई तो उसमें शराब नहीं थी, पर वो भी एक आधा सच था, क्योंकि जी। अभी उसमें फाइनल रिपोर्ट आनी बकाया है। परंतु तमाम सोशल मीडिया और तमाम अखबारों के अंदर आया कि झूठा एलिगेशन निधि लगा रही है कि वो हमने दोनों ने शराब पी थी। अभी उसकी रिपोर्ट आनी बकाया है। अभी बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज लगातार दिन पर दिन आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चूंकि एक सतत प्रक्रिया है और आप उसको एक दिन में कहीं नहीं खत्म कर सकते। जी। इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में भी यदि किसी सबसे बड़े कंट्री में, अमेरिका जैसे या यूरोप के किसी बड़े कंट्री में होता, तो वहां भी महीनों तक इंतजार करना पड़ता है फाइनल इन्वेस्टिगेशन का। परंतु जिस तरह से माहौल इंडिया में क्रिएट किया गया, ऐसा लगा कि बिल्कुल दिल्ली के अंदर बिल्कुल लूट मार मच रही है और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, जबकि जी। वास्तविकता इससे बहुत दूर है। अभी बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में ना तो पुलिस ला सकती है और ना लानी चाहिए, क्योंकि एक निगेटिव परसेप्शन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे समाज के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो सरकार के खिलाफ जाना चाहते हैं, जो इस देश के खिलाफ जाना चाहते हैं। तो इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एक मैसेज जाए, क्योंकि पहले ही हिंदुस्तान में टूरिज्म की हालत खस्ता है। यदि इस तरह के समाचार पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा, तो जो थोड़ा बहुत टूरिस्ट आ भी रहा है वो भी कहेगा कि हिंदुस्तान नहीं जाना, क्योंकि वहां तो खुलेआम रेप और मोलेस्टेशन, मर्डर और ये होता रहता है। जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। करोड़ों की आबादी है। लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं, इसका समय समय पर विश्लेषण होता रहता है। आपने देखा होगा जब निर्भया केस हुआ था तो उस टाइम एक कमेटी बनाई गई थी, वर्मा कमेटी। उसके अलावा एक हाई कोर्ट के जस्टिस की कमेटी बनी थी और एक होम डिपार्टमेंट ने कमेटी बनाई थी। तो उसमें जब सारा अध्ययन किया गया, विश्लेषण किया गया फैक्ट्स का, तो जहां पुलिस की कमियां उजागर हुई, तो बाद में वहां डीसीपी ट्रैफिक और डीसीपी पीसीआर के खिलाफ कोर्सिव एक्शन हुआ था। इस मामले में भी जो जिस चीज को लेकर बड़ा ह्यू एंड क्राई हंगामा करा गया, इसको लेकर एक शालिनी सिंह आईपीएस, जो बहुत सीनियर ऑफिसर है, स्पेशल कमिश्नर रैंक की, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो तमाम जो लैप्सेज पुलिस के आ रहे हैं उनकी जांच करेगी और पुलिस के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या नीचे का स्टाफ है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ प्रोसीजर से ही चीज हो सकती है। आनन फानन में किसी के खिलाफ एक्शन ना लिया जाता, ना ही बिना सोचे समझे लिए जाने की जरूरत है, क्योंकि तमाम चीजें अदालत में जाती हैं। अदालत भी सवाल पैदा करती है कि आपने क्या किया। आपको जी। याद होगा छावला केस जब हुआ, गैंग रेप केस हुआ, उसमें सेशन कोर्ट ने उसको सजा कर दिया, हाई कोर्ट ने भी सजा बहाल रखी, आजीवन कारावास। पर देखिए, जब सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, तो तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए और पुलिस की कमियों को इंकित करते हुए उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई, उनको बरी कर दिया गया। एक तरफ जी। आप सोचिए कि आजीवन कारावास, एक तरफ एक सबसे बड़ी अदालत कर रही है कि इनका कोई दोष नहीं है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर उसमें सवाल उठे और उस केस को बरी कर दिया गया। एक दिल्ली में ही एक और बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ था, प्रियदर्शनी मट्टू
केस हुआ था, जिसमें संतोष सिंह एक आईपीएस अधिकारी के बेटे थे, वो उसमें पाए गए थे और बहुत लंबे टाइम तक उसमें उनको जेल में रहना पड़ा था। उसमें सेशन कोर्ट ने, जो पटियाला हाउस कोर्ट में सेशन जज ट्रायल कोर्ट थी, उन्होंने उनको बरी कर दिया, क्लीन चिट दे दी। परंतु हाई कोर्ट ने, इसी हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेते हुए उनको आजीवन कारावास कर दिया कि सफिशिएंट ग्राउंड है इनको कन्विक्ट करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बातों को ठीक माना और वो आजीवन कारावास के लिए जेल चले गए। तो ये जो कानूनी मसले हैं, इसलिए मैंने बोला था कि हाफ ट्रूथ इज डेंजरस, इनकम्प्लीट जो ज्ञान है, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। बहुत से लोग जिनको पुलिस की, जी मृत्युंजय जी, वही मैं कह रहा था, जो आपकी बात ज्ञान जहर के समान, जो आप बात कर रहे थे। और सर, अगर जो मैं बात करूं महिला अपराधों को लेकर के, आपने दिल्ली पुलिस की बहुत सारी खूबियां गिनाई, बिल्कुल इसको मैं मानते हुए, लेकिन जो और सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं महिला अपराधों को लेकर के। एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात की जाए तो हर वर्ष दिल्ली निचले स्तर पे आती है। चाहे पूर्वी दिल्ली की बात करिए, चाहे पश्चिमी दिल्ली की, एसिड अटैक्स की घटना सामने आ रही है। महिलाओं को सरेआम चाकू मार करके हत्या कर दी जा रही है। और अभी, हाँ, कल की बात करूं तो एक महिला कैब ड्राइवर से छीना झपटी का मामला सामने आया है। तो जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, तो क्या पुलिस कहीं ना कहीं एक गुड गवर्नेंस देने में सक्षम नहीं हो पा रही है? जो अपराधी हैं वो लगातार अपराध करते ही जा रहे हैं। देखिए मृत्युंजय, इसके पीछे पुलिस जिम्मेदार है या नहीं है, एक बहुत बड़ा डिबेट का सब्जेक्ट है। परंतु जी, क्या जो तमाम सिस्टम है, अदालतें हैं, समाज है, माता पिता, स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? जो ये अंजलि का केस हुआ, जो 5 लड़के थे जिन्होंने बेरहमी से उस लड़की को घसीटा, तो क्या उनके माता पिता, शिक्षा उनकी कहीं जिम्मेदार नहीं थी, या उसके लिए भी पुलिस जिम्मेदार है कि वो लड़के शराब क्यों पीकर चला रहे थे, म्यूजिक क्यों तेज था, और क्यों उन्होंने बेरहमी से लड़की को मारा? तो क्या इस सबके पीछे पुलिस जिम्मेदार थी? ऐसा नहीं है। समाज में बहुत सारे अंग हैं जिनकी भी जांच किए जाने की जरूरत है, उसके बारे में विवेचना की जाए, सोचने की जरूरत है। सारे समाज को सोचना चाहिए कि हम भी कहीं ना कहीं उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं कि मैं अपने बच्चे को यदि अच्छी शिक्षा नहीं दूंगा, उसमें इस तरह के संस्कार नहीं होंगे, तो वही होगा जो अंजलि के साथ हुआ था। तो केवल ये कह जी, देना कि केवल सरकारें जिम्मेदार हैं, केवल उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार है या अदालतें, नहीं है। अभी जो हमारे कानून है, अभी भी उन्हें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे मैंने बताया कि निर्भया केस में जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो अपने आदेश दिए थे, उन पर जो अमल किया गया था, उसमें बहुत सख्त प्रोविजन किए गए थे, परंतु क्या पूरे कामयाब हो पाए? उस कमेटी के बावजूद भी, इतने बड़े जस्टिस की कमेटी के बावजूद। अब आती है कि जिस तरह से हम विदेशों की बात तो करते हैं, पर विदेशों वाले कानून यहाँ नहीं है। यदि ये जी, कानून, जो घटना हुई है अंजलि की, यदि ये अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर होती, तो 227 साल की सजा इन आदमियों को होती। बेल लेना तो बहुत दूर की बात है। अब आप देखते होंगे कहीं कहीं बहुत से कंट्रीज के अंदर ऐसे कानून है कि आदमी को 700 साल की सजा हो जाती है। पर यहाँ जी, हिंदुस्तान में एक ही कानून है, यदि किसी का मर्डर आप चाकू भोंक के मार दें, आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दें, आप उसको गोली मार दें, आप उसकी लिंचिंग कर दें, सभी में एक तरह का ट्रायल और एक तरह की सजा है। परंतु ये जी, ही दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें कानून इस तरह के हैं कि उसमें हर छोटे ऑफेंस के लिए बहुत बड़ी सजा का प्रोविजन है। तो कहीं जी, ना कहीं हमें अपने सिस्टम में, अपने जो हमारी पार्लियामेंट है, उनको दोबारा, जो कानून है, जो पुराने कानून लॉर्ड मैकाले के टाइम के बने हुए हैं, उनको दोबारा अध्ययन करने की जरूरत है कि कहीं पर क्या कमी रह जाती जिस वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते। और एक मैसेज जो दे जाना चाहिए अपराधियों के अंदर, जो खौफ जिसकी आप बात कर रहे हो, वो कैसे खौफ बैठाया जाए? खौफ एक कानून का होता है। मैं अभी नए साल पर दुबई में गया था अपने कुछ साथियों के साथ, रिटायर्ड साथियों के साथ। तो सारे मेरे साथी पूछ रहे थे कि यहाँ 4 दिन तक हम रहे, यहाँ पुलिस नहीं दिखाई देती। और जब नया साल का दिन था, किसी ने कोई गलती की तो थोड़ी देर के अंदर ही वहां पुलिस आई और सेकंडों के अंदर आदमी को उठा के ले गई। ये भी नहीं पता लगा कितने सेकंड के अंदर वो लोग लेके भी जा चुके थे। तो जी, अभी उस सिस्टम तक पहुंचने में, चूंकि हम एक बहुत गरीब मुल्क के राजा हैं, टाइम लगेगा, सिस्टम को इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा। अब मैं आपसे एक स्थिति रखता हूं कि यदि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में या अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा प्रोविजन है कि आदमी को सरेआम गोली मार दी जाती है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं, तो क्या वहां पर कभी अपराध रुका है? क्या वहां उसके बाद अपराध बंद हो जाते हैं? अपराध एक सतत प्रक्रिया है। हमारे जो जितने भी हिंदुओं के, क्रिश्चियंस के, चाहे मुस्लिम्स के हैं, जो हमारे खुद धार्मिक जो ग्रंथ हैं, वो मारकाट और अपराध से भरे हुए हैं। हमारे सीता माता को उठा के किडनैप करके रावण ले गया,
तो जो राम राज्य की परिकल्पना हम करते हैं, राम राज्य में भी जेल का प्रोविजन रखा गया था, कारावास का प्रोविजन रखा गया था। इसलिए रखा गया था, आपको कृष्ण जी का तो याद है ना, कृष्ण जी जी को किस बिल्कुल तरह से बिल्कुल। कारावास में पैदा हुए। तो वो जो परिकल्पना है वो अच्छी सोच है, होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं मृत्युंजय, कि ऐसा राम राज्य आए कि अपराध दूर दूर तक ना हो और सब बिल्कुल राम राज्य की परिकल्पना के तहत रहे। परंतु ये चूंकि समाज का हिस्सा है, सतत प्रक्रिया है, इसमें इंप्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है। इसलिए जो मैंने आपको एक स्थिति दी कि यदि अपराध दूसरे कंट्री में होता तो 227 साल की सजा इस आदमी इन लोगों को होती। परंतु उसमें फिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या उस गाड़ी का ड्राइवर जिम्मेदार है या पांचों को आप जिम्मेदार ठहरा देंगे। ड्राइवर एक आदमी चला रहा है, पांचों आदमी तो उसमें हैंडल ब्रेक तो चला नहीं रहे। क्या जो आदमी पीछे बैठा हुआ है कल को बरी हो गए तो फिर लोग कहेंगे कि ये तो बरी कर दिया अदालत ने, अदालत बहुत घटिया है, कमजोर है, कानून को नहीं समझती है। तो ये ऐसे पेचीदा सवाल हैं जिन पर आम आदमी बहस में तो आ जाते हैं, मीडिया में भी आ जाते हैं, परंतु ग्राउंड की रियलिटी या कानून के बारे में क्या स्थिति है वो बहुत तजुर्बा एक्सपीरियंस के बाद जो अदालतें हैं, बड़ी बड़ी अदालतें हैं, वो बाद में जाके न्याय करती हैं और न्याय होना भी चाहिए और न्याय देखना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इनोसेंट आदमी पुलिस की गलती से या लोअर कोर्ट की गलती से वो सजा उसको बहाल रहे और सुप्रीम कोर्ट भी उसको न्याय ना दे पाए। तो हमें इस सिस्टम पर विश्वास रखना चाहिए। आज नहीं तो कल धीरे धीरे स्कोप बढ़ रहा है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा है, आगे भी रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोबारा इस तरह का हादसा ना हो, क्योंकि लोगों के लिए एक सीख वाला मामला है। तो लोग इससे सीखें कि ये किस तरह से अंजलि के साथ जो अन्याय हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना बने। और जहां तक निधि का संबंध है, निधि के बारे में भी कुछ इस तरह की टिप्पणियां की गई, सब कुछ किया गया, ये परंतु पुराने निधि, मामले उसमें निकाले गए, खोले गए और उनसे भी जोड़ा गया कि दीपक जो है हाँ वो। नहीं, ये पुलिस की मृत्युंजय पुलिस की ड्यूटी है कि उस इंसिडेंट से पहले उनका क्या कंडक्ट था, उन्होंने शराब पी या नहीं पी। मैं इसको अच्छा बुरा नहीं मानता कि लड़कियां शराब पीती है नहीं पीती, उनको पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, उनकी पर्सनल चॉइस है। क्योंकि कानून में जी कोई प्रोविजन नहीं है कि लड़का पिएगा लड़की नहीं पिएगी, कानून सबके लिए बराबर है। जी परंतु कहीं ना कहीं समाज में उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत जरूरी है। कल को आप केवल ये कहें कि हम उस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही नहीं, तो ये पुलिस की कमजोरी अदालत के अंदर साबित होगी कि आपने इस जी चीज की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की कि उस इंसिडेंट से पहले उन दोनों लड़कियों की क्या स्थिति थी, वो कहां पर थी, उनकी सीसीटीवी कॉल डिटेल्स तमाम की आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की, उसका प्रीवियस कंडक्ट निधि चूंकि गांजा के केस में पकड़ी गई थी आगरा में, क्यों आपने अदालत को इस बात से गुमराह किया, छिपा के रखा। क्योंकि यदि इस सारे मामले से निधि को हटा दिया जाए तो ये केस आज जीरो हो चुका है, आज जी। ही कोई उन सब की चश्मदीद बेल हो गवाह नहीं है जाएगी। वजह के लिए। जी। ठीक है, अलावा कोई चश्मदीद गवाह है नहीं सर। लेकिन सर, अगर जो पुलिस की बात की जाए, जैसे आपने कहा इस पूरे केस से रिलेटेड लोग आ जाते हैं बात करने, उनको लॉ का नॉलेज नहीं है और कैसे प्रोसेस होता है, कैसे एक एफआईआर लॉन्च की जाती है, इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं पता है। लेकिन वहीं अगर जो बात की जाए उस रात जिस रात इस घटना को अंजाम दिया गया, लगातार 16 से 20 पीसीआर कॉल और 2 पीसीआर वैन सीसीटीवी में भी देखी जा रही है कि सामने से उस गाड़ी ने क्रॉस की। लगभग 1.5 घंटे तक वो गाड़ी इलाकों में घुमाता रहा। एक ही जगह से जिस व्यक्ति दीपक ने, जो चश्मदीद था सबसे पहले, मिठाई वाली दुकान का, उसने कॉल करके जब पुलिस को बताया, दूसरी बार 1.5 घंटे के अंदर उसके दुकान के सामने से वो गाड़ी टर्न लेकर के जाती है। तो क्या इन सब मामलों में कहीं भी पुलिस की गलती नहीं है? और इसी की वजह से शायद गृह मंत्रालय ने आईएएस शालिनी सिंह जी को इसकी जांच के लिए सौंपा है कि आप जांच करिए कि कौन कौन थे, किसने पीसीआर कॉल का रिस्पॉन्स नहीं किया। तो इन सब बातों को जब देखा जाए तो आपको लगता है कि पुलिस इस जगह पर कुछ गलत थी इस मामले में? हाँ, अभी वो आईपीएस हैं जो शालिनी सिंह जिनकी आप बात कर रहे हैं, और जी उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है। आपको याद होगा जब रेवा केस हुआ था उसमें दो डीसीपी ट्रैफिक और डीसीपी पीसीआर के बाद 42 दिन बाद कोर्सिव एक्शन लिया गया था। अब आप कहें कि जो उसी दिन क्यों नहीं एक्शन लिया पुलिस वालों के खिलाफ, तो एक प्रक्रिया के तहत एक तरीका जी होता है पुलिस में या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी जो बड़े विभाग हैं उनमें पूरी प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद तब दंड की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसलिए सभी को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब 42 दिन में निर्भया के लिए इंतजार कर सकते हैं तो अंजलि के लिए भी 10-15 दिन, जो भी रीजनेबल टाइम है उसके अंदर रिपोर्ट आएगी और एक्शन होगा। क्योंकि इसमें जी पुलिस के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई स्कॉट फ्री चला जाए और एक्शन ना होगा। यदि पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो अदालत, कल को मामला ये अदालत 90 दिन बाद चार्जशीट आएगी और अदालत के अंदर जाएगा, अदालत क्वेश्चन कर सकती है पुलिस से कि आपने क्या एक्शन लिया इसमें, पुलिस की जहां नेग्लिजेंस थी। तो इंतजार करें, नेग्लिजेंस जहां पर है उनके खिलाफ जरूर एक्शन होगा, क्योंकि मेरी नॉलेज में भी है कि कुछ एक्शन की तैयारी चल रही है। पर तमाम जी चीजें एक दिन में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अदालत भी टाइम लेती है। आपने बड़ा पुराना डायलॉग है, अदालत तारीख पे तारीख,
तो अदालत भी सोचती है, समझती है, हर चीज को जुडिशियल स्क्रूटनी करती है कि क्या ये कानून के परिधि के अंदर है या नहीं है, क्या इसमें पुलिस के लैप्स हैं, नहीं है। आपने छावला के केस में देखा कि किस तरह छावला केस में, गैंग रेप केस के अंदर, जिसमें नीचे की कोर्ट ने उनको सजा कर दी, ऊपर की कोर्ट ने बरी कर दिया। तो कंझावला और छावला, वो कंझावला जो है छावला में कन्वर्ट ना हो जाए, ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि उससे भी एक पुलिस को करने पड़ेंगे इस पूरे मामले से रिलेटेड, ताकि वो कोर्ट में दोषियों को सजा दिला पाए। और वेद बिल्कुल जी, एक और सवाल उठ करके आ रहा है सामने। अभी ताजा अपडेट से पता चला है कि अंजलि के परिजन सुल्तानपुरी थाना के बाहर धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले में हत्यारों पर या आरोपियों पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये लग सकता है उन पर, क्योंकि उन्होंने खुद कबूल किया है कि उन्हें मालूम था 1-1.5 किलोमीटर के बाद कि लड़की नीचे फंसी हुई है। देखिए, ये जो धाराओं का लगना हटना, ये जो गिमिक या खेल है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। धारा बढ़ सकती है, घट सकती है, अदालतों को असीमित पावर्स हैं। अभी जब मुकदमा दर्ज हुआ 279 304 रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी वजह से डेथ हुई, उसके बाद में 304 लगाएगी, जिसमें सजा का प्रोविजन ज्यादा था। उसके कुछ दिन बाद कुछ ऐसे फैक्ट आए कि इन्होंने कुछ चीजों को छिपाया है, तो धारा 201 जो सबूतों को मिटाने की धारा होती है वो लगाएगी। तो 302 कोई ऐसी धारा नहीं है कि वो ना लग पाया, पहले पुलिस ने पहली बार मुकदमा दर्ज करेगी। हजारों मुकदमे पुलिस के तरफ से दर्ज किए गए हैं। यदि जिस स्टेज पर भी कोई इस तरह का एविडेंस आएगा कि वो मर्डर के लिए भी जिम्मेदार है, 302 के लिए भी जिम्मेदार है, तो लगा दी जाएगी। जो थाने पर बैठे हुए हैं, उनका गम है, दर्द है, उनको लगता है कि शायद हम थाने पर बैठेंगे तो शायद पुलिस दबाव के अंदर 302 लगा देगी, परंतु पुलिस की जिम्मेदारी अदालतों के प्रति भी है। यदि वो आज लगा दें और कल को कोर्ट कहे कि आपने किस बिना पर 302 धारा लगा दी, सबूत तो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त सबूत है, आप प्रोफेशनल आदमी नहीं, आपके खिलाफ क्यों ना स्ट्रक्चर पास किया जाए। और पुलिस के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न अदालतों ने बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स पास किए होते हैं। तो यदि पुलिस वाले भी सोच समझ के धारा लगाते हैं, घटाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इस मामले के अंदर को अदालत को कभी भी लगेगा, जिस केस में एक कोर्ट में केस जाएगा, उनको बहुत असीमित पावर्स हैं। मतलब आसमान के नीचे जितनी ताकत है वो ट्रायल कोर्ट को होती है। फांसी तक की सजा देने का प्रोविजन उनको है, मतलब जन्म देने का अधिकार है और फांसी देने का अधिकार, इतनी बड़ी पावर्स है उनके पास में। तो वो भी 302 की धारा ऐड कर सकते हैं। तो ये जो थाने के बाहर बैठे हैं, ये इनकी अपनी भावनाएं हैं, फीलिंग है, और इनको जरूर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर उनको हक है उनका थाने के बाहर धरना करना, प्रदर्शन करना, अपनी बात को कहना, मीडिया के थ्रू कहना, रिप्रेजेंटेशन देना, सरकारों को बताना, अदालतों में जाना, ये उनका एक राइट है जो इस देश का कानून देता है उनको। तो इसलिए उनको करने का पूरा हक है, उनकी बात सुनी जाए। मेरा भी ये मानना है, यदि उसमें तथ्य है 302 तो 302 ऐड हो जाएगी। उसमें कोई बहुत ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं है कि उसको कहीं बहुत बड़ी परमिशन की जरूरत होगी। जी, और ऐसा कुछ लगता है कि ऐड करने की जरूरत है तो जरूर ऐड हो सकती है। हाँ बिल्कुल ऐड हो जाएगा, उसमें स्कोप हमेशा खुला हुआ है। आज भी है, कल भी है, आगे भी होगा, और 2 साल बाद भी हो सकता है, ट्रायल के दौरान भी। यदि किसी स्टेज पर लगता है अदालत को कि 302 होनी चाहिए, तो 302 में कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकती है। ये धाराओं का खेल नहीं है पुलिस के लिए। धारा घटती बढ़ती रहती है। इंसान की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, अंजलि की जिंदगी ज्यादा जरूरी थी, ये मुकदमा जरूरी है, एक मैसेज जाए कि इस तरह का मामला दोबारा कभी ना हो, ये ज्यादा जरूरी है, और कानून को और ज्यादा सख्त बनाए जाने की जरूरत है। जी वेद जी, अगर जो अभी बात करूं तो जैसे जो नवयुवक हैं या नाबालिग बच्चे हैं, ये क्राइम करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। कहीं हत्या हो जाती है, कहीं झपटमारी का केस, कहीं एसिड अटैक की बात कर लीजिए, तो लगभग नाबालिग जो बच्चे हैं या नवयुवक हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और दिल्ली में ही ड्रग्स रिलेटेड मामले भी बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं कि कई सारे इलाके हैं जहां खुलेआम ड्रग्स बिक रही है। तो इन सब में पुलिस का क्या रोल है? देखिए, इसके लिए जो बाल अपराधी हैं या यंगस्टर्स हैं या फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनके जी पीछे बहुत सारे कारण हैं। आर्थिक कारण है और सामाजिक कारण है, बेरोजगारी कारण है, और बहुत सारे ऐसे हैं, माता पिता का दोनों का काम पर जाना है, बच्चों की केयर नहीं हो पाती है। समाज जी में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो इनको प्रेरित करते हैं अपराध करने के लिए। ऑर्गेनाइज तरीके से कोशिश करते हैं कि किस तरह का कोई अपराध में ये ऑर्गेनाइज हो जाए। स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, फेल हो जाते हैं, और उनको ड्रॉप आउट्स कर जाते हैं। उसके बाद उनको कोई रास्ता नहीं होता सिवाय गली मोहल्ले के जो भी लोग उनको शिक्षा देते हैं, जो भी लोग उनके आसपास होते हैं। अब दिल्ली जो शहर है वो रिसेटलमेंट कॉलोनी से घिरा हुआ है, जहाँ बहुत गरीब तबका रहता है,
और वहाँ माता पिता अक्सर लेबर या मजदूरी और गरीबी के काम करते हैं, तो उनके बच्चों को केयर करने वाला कोई नहीं है, उनकी परवरिश अच्छी नहीं हो पाती। उसका नतीजा यह है कि अपराध की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, और एक अपराध के बाद दूसरा, फिर वो एक लगातार चेन बन जाती है और उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो दिल्ली की जो स्थिति है बाकी शहरों से अलग है, इसलिए जो बाल अपराध है यहाँ पर दिल्ली में दूसरे शहरों की बजाय ज्यादा है। दिल्ली जो है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक बहुत जी बड़ा महानगर है जहाँ की करोड़ों की आबादी है। तो इस भागते दौड़ते शहर के अंदर इस तरह की चीजें हैं, और इनके ऊपर सतत कोशिश सरकारों की भी रही है, एनजीओ की भी रही है, सोशल मीडिया की भी जिम्मेदारी है, मेरी आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीज हमारे समाज में कम से कम हो जाए, वो रिपीट ना हो। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस देश के लिए। जी, और आपने जैसे बताया कि शिक्षा अधूरी रह जाती है, उनकी बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, लेकिन सर कहीं ना कहीं ड्रग्स भी एक मुद्दा है, नशा भी एक मुद्दा है। ज्यादातर अपराधी यही पाया गया कि वो नशे में थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कांड कर दिया। तो हाँ ड्रग्स बिल्कुल, को आप यदि यदि आप अंजलि अंजलि वाले केस को ही देखें तो वो जो दोनों लड़कियां हैं, नवयुवक लड़कियां हैं, उनके बारे में कहा गया कि वो ड्रग्स लेती हैं, और उसका अंजलि का तो एक निकल के आया, उसको पहले एक और भी खतरनाक एक एक्सीडेंट हो रखा था। उस रात को जी भी वो विदाउट हेलमेट थी, शराब पिए हुए थी दोनों लड़कियां, और उससे पहले भी वो होटल के अंदर ओयो रूम के अंदर रूम लेती रही है, मौके मैनेजर बता रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं समाज में, चूंकि अब इतना चेक बैलेंस नहीं है, उस लड़की के पिता नहीं है, उसकी केयर करने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी से आ रही है जा रही है, किस तरह के परिवेश में रह रही है, तो ये तमाम चीजें भी जिम्मेदार हैं पुलिस के अलावा, सिस्टम के अलावा। तो हम सबकी जरूरत है, माता पिता समाज की सबकी जरूरत है कि जो इस तरह के फैमिली परिवार हैं उनकी परवरिश कैसे हो, कैसे उनको समाज की मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ये इस देश की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, इस समाज की जिम्मेदारी है। वेद जी, एक आखिरी सवाल। अभी हाल ही में एक एएसआई शंभू दयाल जी शहीद हो गए, जो एक झपट मार को पुलिस स्टेशन ले जाते समय उन पर चाकू से हमला कर दिया गया, घायल होने के बाद उनकी डेथ भी हो गई है। तो जब पुलिस प्रशासन के ऊपर ही ऐसे हमले हो रहे हैं, तो क्या अपराधी बहुत ज्यादा बेखौफ नहीं हो गए? मेरा पहला सवाल जो मैंने शुरू किया था वो इसी कारण की वजह से था कि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। इस पर कुछ बताएं। और जब रक्षा करने वाला खुद सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे गुड गवर्नेंस की बात करेंगे दिल्ली में? और या लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि पुलिस आपके साथ है, आप सुरक्षित हैं यहाँ पर? मृत्युंजय, कम से कम आपने इस चीज की कॉग्निजेंस ली कि दिल्ली पुलिस का एक एएसआई अपराधियों जी के द्वारा चाकू से गौंद दिया जाता है और मार दिया जाता है। मुझे जी बड़ा दुख होता है, शर्म भी आती है कि इतने बड़े बड़े चैनल्स मीडिया हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने इसको बहुत लाइटली लिया और कहीं कोई इस बारे में डिबेट नहीं की। और तमाम चीजों के बारे में डिबेट की जा रही, छोटे छोटे इशू डिस्कस किए जाते हैं, पर जो एक बहुत बड़ा इशू है, एक पुलिस वाले को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ती है, उस बारे में तमाम जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल चुप बैठा है या बहुत हल्का फुल्का बात कह के रह जाते हैं। ये बहुत गंभीर मसला है जो आपने उठाया है, क्योंकि ये मसले ही तो समाज से जुड़े हुए हैं। क्योंकि यदि पुलिस वाला, यदि इस तरह से इंजर्ड किया जाएगा, मारा जाएगा, तो आम आदमी का जो एक डर है सिस्टम के प्रति वो कम हो जाता है। कि जब पुलिस वालों की स्थिति ये है, पुलिस वाले भी एक इंसान होते हैं, उनके अंदर जी भी हड्डी मांस खून सब एक आम आदमी की तरह होता है। तो डर सबको लगता है, पुलिस वालों को भी डर लगता है, आर्मी वालों को भी डर लगता है, क्योंकि उनको भी अपनी जिंदगी जाने का खतरा रहता है। जैसा आप जी पंझावला और सुल्तानपुरी से यदि अभी रात को कभी आए तो आप चाहेंगे, चाहे आप कितने भी दिलेर पुलिस वाले हैं, आप भी चाहेंगे यार मैं थोड़ा इस रास्ते से ना जाऊं, क्योंकि सुनसान रास्ता है, ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ही अटैक हो जाए। अब ये एएसआई जो अकेले थे, तो उनके ऊपर 4-5 लड़कों ने आके चाकुओं से उन पर अटैक कर दिया। तो ऐसा तो नहीं थे वो बजरंग बली की औलाद थे कि चारों पांचों को ढा देते फिल्मी स्टाइल में। उन्होंने छुआ तो भी ये नहीं, बड़े उसको दुख, पकड़ के हाँ रखा। बहुत बड़े दुख की बात है कि एएसआई के जान चली गई, और किसी बड़े मीडिया हाउस ने या किसी बड़े तबके ने इस पर सवाल जरूर नहीं पैदा किए। और चीजों के लिए तो पुलिस की कमियों की तरफ इंगित किया गया। हालांकि दिल्ली जी पुलिस के हमारे सीनियर अधिकारी, कमिश्नर ने खुद कंधा दिया है। पहली बार दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहला मौका है कि हमारे कमिश्नर ने पुलिस का हौसला अफजाई करने के लिए, इनका दिल ना टूटे, वो उन्होंने, आपने देखा होगा पिक्चर्स के अंदर कि कमिश्नर खुद उस डेड बॉडी को कंधा दे रहे हैं। ये हमारे लिए, दिल्ली पुलिस के लिए और दिल्ली के लिए बड़े प्राइड की बात है। कम से कम हमारे बीच में ऐसे कमिश्नर हैं जो अपने एक एएसआई को कंधा दे सकते हैं। समाज दे या ना दे, मीडिया दे या ना दे, देश के बड़े बड़े नेता दे या ना दे, पर हमारे जो हेड है, मुखिया हैं, कम से कम उन्होंने इतना विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं और हम अपने आदमी को जरूर कंधा देंगे और आपकी परवरिश करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, जिससे कि आप समाज की बेहतर सेवा कर सकें। जी वेद जी, एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करता हूँ कि अगर जो आप अभी होते पुलिस महकमे में, तो ऐसी कौन से सुधार आप करना चाहते हैं, या कौन से सुधार की जरूरत है जिस जो ये क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली में, इसको रोका जाए या कम किया जा सके?
देखिए इसके लिए जरूरत है बिल्कुल नीचे के ग्राउंड के लेवल पर, जो सिपाही का लेवल है, केवल वही एक ऐसा आधार है जहां से इस क्राइम को खत्म किया जा सकता है। परंतु कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, या पहले सिस्टम ज्यादा अच्छा था, कुछ उसमें गिरावट आई है, तो कहीं ना कुछ चेंज की जरूरत है, दोबारा सोचने की जरूरत है। पहले जो बीट कांस्टेबल या बीट का अधिकारी था, उसके बारे में कहा जाता था ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर है, सबसे बड़ा आईबी का अधिकारी है। आईबी जो इंटेलिजेंस कलेक्शन करती है, उस सिपाही के द्वारा कलेक्शन करती है, जिसको कि सिस्टम को नीचे धीरे धीरे करके इग्नोर किया गया, और बहुत ज्यादा इग्नोर हुआ। अभी आपने देखा कि पीसीआर की एक बहुत बड़ा मसला सामने आया, क्योंकि पहले पीसीआर एक इंडिपेंडेंट एक यूनिट हुआ करती थी, परंतु एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पुराने कमिश्नर साहब ने उसको डिस्ट्रिक्ट से, थानों से मिला दिया। उसका दुष्परिणाम आपने देखा कि उस दिन जो पीसीआर जितनी इफेक्टिव होनी चाहिए थी, उतना इफेक्टिवली रेस्पॉन्स नहीं दिया। बार बार कॉल करने के बावजूद भी पीसीआर नहीं पहुंची। तो मैंने खुद भी कमिश्नर साहब को ट्विटर किया है, पर्सनली मिल के आया हूं मैं उनको, कि आप दोबारा उस सिस्टम को रेस्टोर करें, क्योंकि जो पीसीआर का रेस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले गए, थाने के अंदर चले गए, तो जो रेस्पॉन्स पहले जैसे बोलते थे जहांगीर का घंटा, ये दिल्ली में यदि आपने 100 नंबर पे कॉल कर दिया, कोई आए ना आए, पुलिस की गाड़ी जरूर आएगी। परंतु अब सिस्टम के अंदर कहीं कमी आ गई है। उस सिस्टम को उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस सिस्टम को जल्दी ही दूर करेंगे, जिससे कि जनता का जो विश्वास है पुलिस के प्रति दोबारा जगे। तो ये जरूरत है, नीचे ग्राउंड लेवल की जरूरत है। जमीनी जो चीजें हैं, जब तक वहां पर आप लोग, हम लोग मिलकर सब काम नहीं करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, तब तक ऊपर के लेवल पर आप कितनी सुविधाएं, बड़ी गाड़ियां, बड़ी चीजें कर लें, उसका फायदा जमीन पर न जमीन के सिपाही को मिल पाएगा, न जमीन पर रहने वाली जनता को मिलेगा। इसलिए पुलिस विभाग को इस तमाम चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, और सोचना चाहिए भी। जी, वेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पुलिस महकमे की तरफ से सारे सवालों का जवाब देने के लिए और अपनी बात हम तक रखने के लिए। तो नमस्कार। नमस्कार सर। तो ये हमारे साथ थे वेद भूषण जी, जिन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए, पुलिस महकमे से जुड़ी कमियों को भी बताया और उनके सुधार के बारे में भी, वो क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं, उसकी चर्चाएं वाला मुद्दे पर भी हमारी चर्चाएं हुई, और नाबालिग अपराध जो बढ़ रहे हैं दिल्ली में, ड्रग्स रिलेटेड मामले, इन पर भी चर्चाएं हुई। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेगमेंट हमारा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा देखते रहें दिल्ली 24/7। और मैं था आपके साथ मृत्युंजय त्रिपाठी, खबर दिल्ली। धन्यवाद।